गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बच्चे, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बेटा आज की क्लास में हम लोग अपने इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में न्यू टॉपिक पढ़ने लगे हैं, नए चैप्टर की केस स्टडी करने लगे हैं, जो कि सबका फेवरेट चैप्टर है जिसका नाम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016, रेरा 2016। हम सबको पता है, हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था कि रेरा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर है। 2016 से पहले रियल एस्टेट में कोई रेगुलेटर नहीं था। अगर आपको पता हो तो जैसे सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी को करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस को करता है, या आरबीआई बैंकिंग कंपनीज को करता है, ऐसे रियल एस्टेट पे कोई रेगुलेटर नहीं था। अगर आपको पता हो तो 2016 में रियल एस्टेट पे रेगुलेटर आया। क्यों आया? ताकि बेनामी ट्रांजेक्शन्स पे भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। पहली बात बेनामी, रेरा, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात करें हम तो आपको पता होना चाहिए कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जब आईबीसी आया कि कोई भी कंपनी आपके पैसे नहीं देती है, आप उसको वाइंड अप या इंसॉल्वेंसी में लेके जा सकते हो। आपको पता है 92% ऑफ द कंपनीज एज ऑन डेट जो आईबीसी में है वो रियल एस्टेट की है। चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे वो जेपी एसोसिएट्स हो, सबका हालत खराब है। सब सुपरटेक्स से लेके यूनिटेक्स से लेके सब ने लोगों से पैसे ले रखे और उन्हें टाइमली घर बना के अलॉटमेंट नहीं करी। तो कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर रेरा जो है वो रेगुलेटर है, सेक्टोरल रेगुलेटर है, रियल एस्टेट का रेगुलेटर है। और हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर की इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि रेगुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, राइट? तो बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज ऑफ द टॉपिक रेरा 2016, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016। तो देखिए बेटा, हम लोग रेरा में केस स्टडी नंबर 1 पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है मिस्टर एक्स इज अ पर्सन who is very well known among his fellow men as a property dealer. Fellow men, MEN, who is very well known among his fellow men as a property dealer. ठीक है जी, कोई बंदा है वो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है जी, उसके यार दोस्त उसको पड़ोसी मानते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर है। Will he be considered as a real estate agent and also state the functions of real estate agent under RERA 2016? एक बंदा जिसने दुकान खोल रखी है, जिसके दुकान पे लिखा है प्रॉपर्टी डीलर, ना उसने रियल एस्टेट एजेंट लिखा है, ना उसने रियल एस्टेट कंसल्टेंट लिखा है, ना एडवाइजर लिखा है, सिंपल का लिखा है प्रॉपर्टी डीलर। तो क्या वो बंदा रियल एस्टेट एजेंट माना जाएगा? और अगर माना जाएगा तो उसके फंक्शंस क्या होंगे? इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट रेलेवेंट है और साथ में फंक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट रेलेवेंट है। मतलब पहले हम डेफिनेशन देंगे और फिर बताएंगे कि ये बंदा रियल एस्टेट एजेंट पे फॉल करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो इसके क्या फंक्शंस हैं। देखिए बेटा ध्यान से, जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, देखिए ये रही रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन। अब जब हम रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर लिखा है कोई भी पर्सन जो नेगोशिएट करता हो ऑन बिहाफ ऑफ अदर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, रेम्यूनरेशन लेता है एज अ कमीशन और अदरवाइज। कोई भी बंदा जो किसी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी किसी और की और वो जिसकी है उसके बिहाफ पे उसे बायर के साथ नेगोशिएट कर रहा है, बेच रहा है अपनी कमीशन के लिए। इंट्रोड्यूसेस प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सेलर्स टू ईच अदर, बायर सेलर को मिलवाता है। लोग उसे डीलर बोले, ब्रोकर बोले या मिडलमैन बोले, वो रियल एस्टेट एजेंट माना जाएगा। जब हम ये डेफिनेशन लिखेंगे बेटा तो इसके अंदर ये वर्ड है हमारा मेन कीवर्ड। यहाँ पर क्या कह रहा है? चाहे आप उसे ब्रोकर बोलो, चाहे डीलर बोलो, चाहे मिडलमैन बोलो। और अगर हम अपनी केस स्टडी देखेंगे बेटा तो क्या उसके अंदर देखिए वो वहां पर डीलर वर्ड यूज कर रहे थे। देखिए नेम क्या था? प्रॉपर्टी डीलर, राइट? तो इसका मतलब अगर हम उसे प्रॉपर्टी डीलर बोल रहे हैं तो यस वो रियल एस्टेट एजेंट माना जाएगा। एंड रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? यार अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस कम होते हैं, ऑब्लिगेशन ज्यादा होती है कि वो सब कुछ सही बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा मान लो वो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, उसमें कोई केस चल रहा है, तो उसकी ड्यूटी है वो बताए कि पेंडिंग लिटिगेशन है। अगर मान लो वो प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए मान लो 6 अथॉरिटीज का अप्रूवल चाहिए जिसमें अभी 3 का ही आया, तो वो झूठ ना बोले, हाँ जी अप्रूवल आ गया, हाँ जी सब काम हो गया। वो जो ट्रू फिगर है वही वो बायर को बताएगा, ताकि बायर फेयर डिसीजन ले सके कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी, राइट बच्चे? देखिए क्या यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए
फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। एजेंट पहली बात तो जो रजिस्टर्ड है रेरा के साथ वही सेल परचेज करवा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, एंड फॉल्स स्टैंडर्ड, फॉल्स अप्रूवल, फॉल्स सर्विसेज, फॉल्स एडवर्टीजमेंट ये कुछ भी नहीं करेगा। मेन उसकी ड्यूटी क्या है कि वो सारी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स जो अलॉटी, जो बायर है जिसको वो दे रहा है, सब कुछ सही बोलेगा। REA रियल एस्टेट एजेंट, मतलब रियल एस्टेट एजेंट जो है वो अलॉटी को या बायर को जो बताएगा सच बताएगा। मैं यहाँ अलॉटी या बायर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? अगर कंपनी से डायरेक्टली सेल हो रहा है फ्लैट और वो कंपनी के बिहाफ पे सेल कर रहा है तो जिसको मिलेगा वो अलॉटमेंट हो रही है, क्योंकि पहली बार कंपनी बिल्डिंग बना के बेच रही है किसी को फ्लैट। हाँ, वो किसी बंदे के बिहाफ पे बेच रहा है तो इसका मतलब वो एज अ ब्रोकर काम कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सुनिएगा ध्यान से, सामने अगर कंपनी नई बिल्डिंग बना रही है, नए फ्लैट्स बना रही है, एजेंट को उनके हमारे बिहाफ पे बेचो तो हम उसको क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट, राइट। कंपनी ने फ्लैट बनाया, मैं उसका फर्स्ट ओनर हूँ, मुझे अलॉटमेंट हुई तो मैं अलॉटी हुआ। मेरे बिहाफ पे मेरे को जिस ब्रोकर ने दिलवाया था मैं उसी को कह रहा हूँ यार मेरे लिए आप सेल भी करा दो। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने 35 लाख रुपए का फ्लैट दिया, मैंने लिया, अब वो 2 साल के बाद मैं 50 लाख में बेचना चाह रहा हूँ उसी ब्रोकर के थ्रू। तो जो ब्रोकर है या रियल एस्टेट एजेंट है या डीलर है, उसका काम होता है कंपनी के बिहाफ पे भी बायर ढूंढना और बायर्स के बिहाफ पे भी आगे फर्दर बायर ढूंढना। ठीक है जी, क्लियर है? तो पहले मैं अलॉटी हूँ, बाद में मैं सेल करूंगा, सेलर हो गया, और जो नया वाला होगा वो अलॉटी नहीं माना जाएगा, वो कौन माना जाएगा? बायर माना जाएगा, राइट। क्लियर है बच्चे सबको? हालांकि राइट्स उसके वही होंगे सारे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूँ, कंपनी ने 2013 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया और बोला 16 के अंदर हम डिलीवर कर देंगे, आपको घर दे देंगे। 2013 में मिस्टर ए को अलॉटमेंट हुई थी, उसने घर खरीदा था। ए ने 2014 में बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, और कंपनी जो है उसने नहीं किया पूरा अपना प्रोजेक्ट, तो जो सी है वो भी अलॉटी ही माना जाएगा, उसको सारे राइट्स वही है। सी भी उस पर केस कर सकता है प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट के डेवलपर के तो मुझे टाइमली डिलीवरी नहीं हुई। ये हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। जब हम अलॉटी की बात करेंगे यहाँ आएगा, देखिए कहीं ना कहीं जरूर आएगा। देखिए जो प्राइमरी अलॉटमेंट जिसको हुई वो भी अलॉटी, और जिसने सेकेंडरी मार्केट से लिया वो भी अलॉटी माना जाएगा। हाँ, किराएदार अलॉटी नहीं होता, लेकिन चाहे आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई चाहे आपने अलॉटी से खरीदा, दोनों ही केसेस में आप अलॉटी माने जाओगे और आपको सारे राइट्स मिलेंगे, राइट। खैर एनी हाउ, अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो अलॉटी वाला नहीं था। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था बच्चे, कि एक बंदा जिसको लोग डीलर डीलर बोलते हैं, क्या वो रियल एस्टेट एजेंट है? हाँ है। और उसके फंक्शंस क्या है? सब कुछ ट्रू फिगर बोलना, फॉल्स अप्रूवल्स, फॉल्स एफिलिएशन, फॉल्स सर्विसेज, फॉल्स एडवर्टीजमेंट, कुछ भी नहीं दिखाना, ट्रू पिक्चर दिखाना, ताकि जो अलॉटी या बायर है वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, वो सोच समझ के कॉशियस डिसीजन ले सके कि मुझे इन्वेस्ट करना या नहीं करना। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर इसमें सेक्शंस नंबर गिवन नहीं है। इसका मतलब कि रेरा के अंदर अगर हम सेक्शन नंबर्स नहीं भी पढ़ते कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक है इसका, लॉजिक ये कि रेरा बहुत बड़ा एक्ट है और हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमें ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है उसमें से। तो कई बार ऐसा है कि हमारे मॉड्यूल में या इंस्टीट्यूट की बुक में एक हेडिंग दे रखी है, अगर उस हेडिंग को आप ढूंढोगे बेयर एक्ट के अंदर तो पता चलेगा कि वो हेडिंग जो हमारे मॉड्यूल में दे रखी है उसमें 4 बातें चारों अलग अलग सेक्शंस की मर्ज करके दे रखी है। तो क्योंकि हमारे मॉड्यूल में जो चीजें दे रखी है वो समराइज्ड वे में दे रखी है, इसलिए यहाँ पर सेक्शंस गिवन नहीं है। क्योंकि सोचो एक हेडिंग के आगे 4 या 5 सेक्शन नंबर डालें, पॉसिबल ही नहीं होगा। इस वजह से इस चैप्टर में सेक्शन नंबर नहीं दिए हुए, हमारे लिए अच्छा, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, स्पेलिंग गलत है, प्रोजेक्ट की ठीक कर लेना। प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट issued an advertisement in the year 2017, ठीक है जी, regarding his real estate project. Okay, many of the amenities provided under prospectus were not provided at the time of delivery. यही तो मेन चीज है। हमने एक पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने एक प्रोविजन पढ़ा था जिसको हम बोल रहे थे वेरासिटी, या कई लोग इसको VERACITY भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कंफर्मेशन विद एडवर्टीजमेंट, मतलब कि जो दिखा रहे हो वही दोगे। अगर आप वो नहीं दोगे, मान लो आपने एडवर्टीजमेंट में दिखाया, उसके बाद आप सैंपल फ्लैट दिखाते हो, जी देखो हम देंगे आपको इटालियन मार्बल लगेगा, आपको ये वाली फ्लोरिंग लगेगी, आपको ये वाली फ्रेंच टाइल्स लगेंगी, सब आपने बोला, जो आपने एक्चुअली हमें डिलीवर किया, पोजीशन दिया तो वो मिसमैच कर रहा था, तो कहते हैं जी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क्राइब कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, और आपको ब्याज के साथ मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। What remedy can you exercise being allotee? ये देखिए जी, मेरे पास क्या रेमेडी है, देखिए ध्यान से इधर, ये देखिए, obligation of promoter regarding veracity that is in confirmation with the consent stated in advertisement or
प्रोस्पेक्टस। अगर एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस एक्चुअल प्रोजेक्ट से मैच नहीं करता, मतलब दिखाया कुछ और दिया कुछ और, अलॉटी मे विड्रॉ प्लस प्रमोटर शेल रिफंड अमाउंट विद इंटरेस्ट। प्रमोटर का मतलब क्या हो गया, जो रियल एस्टेट डेवलपर है उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है उस कंपनी को पैसे वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो बोला था वो डिलीवर नहीं किया। देखिए यही लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस अगर एक्चुअल प्रोजेक्ट से मैच नहीं करता तो जो अलॉटी है वो क्या करेगा, वो विड्रॉ कर सकता है, अलॉटी विड्रॉ कर सकता है एंड प्रमोटर शैल रिफंड दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये बात हमें समझ आ गई। ऊपर वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया, दैट वाज रिलेटेड टू रियल एस्टेट एजेंट एंड हिज फंक्शंस। और ये वाला अगर आपने जो दिया बोला दिखाया बेचते हुए वो माल नहीं दिया, वो वाली क्वालिटी नहीं दी, वो वाली फिनिश नहीं दी, वो वाला आपने फ्लोरिंग वो वाली किचन नहीं दी, कहता जी जो दिखाया था डिलीवरी ऑफ पोजेशन में वैसा नहीं दिया, जब आपने पोजेशन मुझे दिया था तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइड करके आपको कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ करूंगा और आपको मेरे पैसे विद इंटरेस्ट वापस देने पड़ेंगे। राइट जी, क्लियर है बच्चे। अब देखिए बेटा, हम आते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे। ये क्या कहता है, एबीसी होमटेक लिमिटेड, ठीक है जी, ये कोई प्रोजेक्ट का नाम है, किसी कंपनी का नाम है जो बनाती है हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, हैज इनिशिएटेड इट्स न्यू प्रोजेक्ट इन 2017 विद द पोजीशन टारगेट ऑफ 24 मंथ्स। 2017 में शुरू किया और बोला 2019 तक आप सबको पोजीशन मिल जाएगा। मिस्टर राहुल शर्मा परचेज्ड द फ्लैट फ्रॉम द ओरिजिनल होम बायर मिस्टर अतुल मल्होत्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी होमटेक जो है इन्होंने अतुल मल्होत्रा को सेल किया, तो ये अतुल मल्होत्रा कौन हो गया, अलॉटी हो गया, और अतुल मल्होत्रा ने आगे राहुल शर्मा को बेच दिया। ठीक है जी, तो ये जो राहुल शर्मा है ये भी अलॉटी ही माना जाएगा। मैंने आपको अभी बताया भी था कि स्टडी नंबर 1 में जब हम बात कर रहे थे कि अगर आप अलॉटी से खरीदते हो तो आप भी अलॉटी माने जाओगे। मतलब अगर तब भी कोई दिक्कत आती है, आपको फ्लैट टाइमली नहीं मिलता या वो मैच नहीं करता एज पर प्रोस्पेक्टस, तो आप भी एज एन अलॉटी केस फाइल कर सकते हो। देखिए आगे कहते हैं, सर एट द टाइम ऑफ पोजेशन ऑफ मिस्टर राहुल शर्मा आएगा ना, राहुल खन्ना डाला हुआ है हर जगह पे, तो यहां पर शर्मा गलती से लिखा है या खन्ना कर दो, बच्चों ने टाइपोग्राफिकल एरर किया हुआ इसमें, राहुल खन्ना। तो कहते हैं सर जब मिस्टर राहुल खन्ना ने डिस्कवर किया एट द टाइम ऑफ पोजीशन कि डिस्क्रिपेंसी है प्रोजेक्ट में शोन इन दी प्रोस्पेक्टस एंड एक्चुअली डिलीवर्ड, वही वाली बात आ गई कि सर दिखाया कुछ और है और दिया कुछ और है, तो मैच नहीं कर रहा। जब मिस्टर राहुल खन्ना ने अप्रोच किया सेल्स एग्जीक्यूटिव को इस कंपनी के, जब ये गया अप्रोच करने के लिए तो उसने कहा मुझे पैसा रिफंड करो, मुझे नहीं चाहिए, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और उन्होंने कहा अग्रीमेंट फॉर सेल हुआ है अलॉटी एंड एबीसी। मतलब भाई साहब आप हो कौन, राहुल खन्ना साहब आप कौन हो, हमने तो किसको बेचा था, हमने बेचा था अतुल मल्होत्रा को, अलॉटी ये है अतुल मल्होत्रा, हम तो आपको जानते ही नहीं है, तो आपसे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपने उनसे खरीदा, आप बात कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या कंपनी बोल सकती है ऐसा? नहीं बोल सकती। वाई? बिकॉज इसमें पहले डेफिनेशन ऑफ अलॉटी आ जाएगी कि अलॉटी इंक्लूड्स वो वाला पर्सन जिसने अलॉटी से खरीदा है, प्लस क्योंकि ये भी अलॉटी है तो ये जो रेमेडी थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी ये वाली कि अगर अलॉटी में विड्रॉ, तो अगर ये भी अलॉटी है तो ये भी विड्रॉ कर सकता है और इसको भी पैसे देने, मतलब इसको भी पैसे वापस मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ये ऊपर वाली जो केस स्टडी थी 2, ये उसका और अलॉटी की डेफिनेशन दोनों को मिला के बना है। ये सवाल दो बच्चे, तो पहले हम अलॉटी की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्योंकि ये अलॉटी है और यहाँ पर मिसमैच कर रहा है, डिस्क्रिपेंसी है, तो अलॉटी में विड्रॉ और कंपनी का यहाँ पे रिजेक्शन गलत है, कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 4, the buyer of property can sell his share of property in the projected property without exercising any right on easement or common areas। आप एक चीज बताइए, सुनिएगा, ये एक सोसाइटी है पूरी की पूरी, हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट है, ये इसका गेट है, हम अंदर गए तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, यहाँ बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड टाइप है, यहाँ पर लॉन टेनिस खेलते हैं लोग, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, राइट, और यहाँ पर ये मेरा फ्लोर है,
ये मेरा फ्लोर है, ठीक है जी, ये पूरी सोसाइटी है और इसके अंदर पूरा मेरा फ्लोर है। यहाँ पर जो है स्टाफ का रूम भी है, यहाँ पर वो लाइटनिंग वाइटनिंग वाले और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रहते हैं। यहाँ पर पीछे हमारा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट है, ठीक है। नाउ माय पॉइंट इज कि ये जो मेरा फ्लोर है, ये जो मेरा फ्लोर है, मान लो 14th टावर, 6th फ्लोर, 3rd फ्लैट नंबर, तो हम इसको बोलते हैं 60314। 14th टावर में 603 नंबर मेरा फ्लैट है। नाउ माय पॉइंट इज कि जब मैं कल को इस फ्लैट को, मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और मेरे को मेरा फ्लैट मिल गया, सब ओके हो गया, सोसाइटी चल रही है, मैं किसी को बेचना चाहता हूँ। मैं बेचूंगा तो क्या बेचूंगा? सिर्फ अपना ये वाला फ्लैट बेचूंगा। क्या मैं, ध्यान से सुनिए, क्या मैं पार्किंग बेच सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर जो स्विमिंग पूल है उसके पैसे चार्ज कर सकता हूँ? जो लिफ्ट या सीढ़ियां उसके पैसे चार्ज कर सकता हूँ? जो पार्क या ग्रीनरी है, पेड़ है, उसके पैसे चार्ज कर सकता हूँ? नहीं। कहते हैं सर इसको बोलते हैं ईजमेंट। ईजमेंट या कॉमन एरिया, कुछ भी कह लो आप। नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ईजमेंट बोला जाता है और यहाँ पर कॉमन एरिया बोला जाता है। यार आप में से बहुत सारे बच्चे घर में ना रह के फ्लैट में या बिल्डर्स फ्लोर पे रहते होंगे, तो इसका मतलब क्या है? मान लो आप 3rd फ्लोर पे रहते हो, कॉमन सीढ़ियां ये ना जो 4th या 5th फ्लोर तक जाती है, कॉमन लिफ्ट है, तो आप सिर्फ अपने फ्लैट को बेच के उसके पैसे ले सकते हो। आप सीढ़ियों के, पार्किंग के या लिफ्ट के या एमिनिटीज के पैसे आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो पूरी प्रोजेक्ट की या पूरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन इज कि क्या आपका ईजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कॉमन एरिया पे आपका कोई राइट नहीं है, आप सिर्फ अपना फ्लैट बेच सकते हो। What do the word common area implies? Indirectly अगर हम बात करें तो वो कॉमन एरिया या ईजमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है। यार आपके फ्लैट के अलावा जो भी आपको दिखता है, द मोमेंट आप सोसाइटी या प्रोजेक्ट में एंटर करते हो और जब तक आप अपने फ्लैट की ताला या कुंडी नहीं खोलते हो, तब तक जब तक आप फ्लैट में चाबी डाल के नहीं खोलते हो अपने फ्लैट का दरवाजा, तो सारी चीजें रास्ते में आई, वो सारी की सारी क्या है? वो कॉमन एरिया या ईजमेंट ही तो है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए कहते हैं सर जितना भी लैंड एरिया है, सीढ़ियां है, लिफ्ट है, लॉबी है, एंट्रेंस एग्जिट है, बेसमेंट, टेरेस, पार्क, प्ले एरिया, पार्किंग, लॉजिंग एरिया जो सर्विसमैन का है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं, सोते हैं, जहां पर पावर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, जहां पर वाटर टैंक है, डक्स है, चिमनियां है, या कभी आपने सुना हो तो हम कई बार बोलते हैं शाफ्ट है। शाफ्ट का मतलब होता है एक बेसिकली आपके वॉशरूम और आपका जो किचन होता है उसके बीच में खाली जगह होती है फॉर गैस एंड ऑल दैट। जैसे हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं चिमनी का धुआं कहाँ से निकलेगा, तो हम उसे शाफ्ट बोलते हैं। कई लोगों ने, कई लड़कियों ने स्पेशली ये वर्ड अपने घर में सुना होगा। कहता है और अदर नेसेसरी पोर्शन जो कॉमन है, जो आपका नहीं है, जो जरूरी है चलाने के लिए सोसाइटी को या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को, वो सबका सब कॉमन एरिया माना जाएगा। इन शॉर्ट इस केस स्टडी के अंदर वो हमसे कॉमन एरिया की डेफिनेशन पूछ रहा है, राइट। व्हाट डू द वर्ड कॉमन एरिया इम्प्लाइज, ठीक है जी। देखिए बेटा, अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 5 पे। कह रहा है जनरली द टर्म गैराज एंड पार्किंग एरिया आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। गैरेज और पार्किंग एरिया दोनों हम सेम मानते हैं, लेकिन कहता है बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यार प्रैक्टिकली मेरी बात को सुनिएगा। होता क्या है बच्चे, जब आप बात करते हो सोसाइटीज की, ये सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, ये उस डेवलपर का प्रोजेक्ट है, प्रमोटर का। यहाँ पर ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर ना यहाँ सबकी गाड़ियां ओपन में खड़ी हुई है। ये जो सबकी गाड़ियां ओपन में खड़ी हुई है बेटा, इसको हम बोलते हैं पार्किंग। पार्किंग का मतलब होता है ओपन स्पेस। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जब हम पार्किंग की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ओपन स्पेस। इसका मतलब यहाँ जरूर हो सकता है, नंबरिंग जरूर लिखी हो सकती है, यहाँ पर ये लाइनें बनी हो सकती है कि जी ये इस घर की पार्किंग है, ये इसकी, तो वहीं पर उसी की गाड़ी खड़ी होगी। यस, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ओपन स्पेस होती है, इसमें रूफ नहीं होती, इसमें छत नहीं होती। क्लियर है? एंड सबसे बड़ी बात है, आप इसको सेल नहीं कर सकते। वो बात हो रहा है कि इंडिया में हम करते हैं, कंपनीज पार्किंग के भी पैसे ले लेती है बोल के, लेकिन एज पर लॉ आप नहीं कर सकते। तो पार्किंग क्या है? एक ओपन स्पेस है, छत नहीं है, और इसको बेच के ये ईजमेंट के अंदर आती है, आप इसको सेल नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चे? लेकिन जब हम गैरेज की बात करते हैं, तो गैरेज पहली बात तो 3 तरफ से दीवार से ढका होता है और एक तरफ से यहाँ पर ओपन होता है, शटर होता है कह लो, ताकि आप अपनी जो भी आपकी गाड़ी वाड़ी है, ऐसे नहीं होती गाड़ी,
जैसे भी आपकी कार बनती है यार, ये मान लो, ठीक है, आप इस कार को अंदर लेके जा सकते, ठीक है जी। तो एक शटर होता है, बटन दबाओ शटर खुल जाता है, आपके अंदर चली जाती है, और ऊपर छत भी होती है इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात, ये 3 वॉल्स के अंदर एरिया होता है, मैं 4 वॉल्स नहीं बोलूंगा, 3 वॉल्स के अंदर ये एरिया होता है। चौथी तरफ तो शटर होता है, चारों तरफ दीवार होगी तो गाड़ी कैसे अंदर डालोगे। प्लस इसमें रूफ होती है, प्लस ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। याद रखिएगा, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, मतलब आप इसको सेल करते हो। तो जब आप घर बेचते हो, अपना फ्लैट बेचते हो, फ्लैट विद गैरेज है तो उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं, फ्लैट विदाउट गैरेज है तो उसके पैसे कम मिलते हैं। तो याद रखिएगा, गैरेज जो है वो ईजमेंट में नहीं आता, पार्किंग जो है वो ईजमेंट में आती है। गैरेज जो है उस पर छत होती है, पार्किंग पे छत नहीं होती है। गैरेज जो है वो 3 तरफ से दीवार, एक तरफ से ओपन होता है ताकि आप गाड़ी लाके शटर नीचे कर दो। पार्किंग जो है वो ओपन एरिया में होती है, राइट। देखिए, क्या यही वाली चीज बेटा मैंने यहाँ पर भी दी हुई है। देखिए, गैरेज एक प्लेस होती है जिसपे छत होती है, 3 जगह पे दीवार होती है, वहां पर भी हम गाड़ी ही पार्क करते हैं, लेकिन एक्सक्लूड्स ओपन पार्किंग एरिया। जो ओपन पार्किंग एरिया है वो अलग होता है, वो गैरेज की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, राइट जी, क्लियर है। तो देखिए, यही बात मैंने यहाँ पर भी बोली है। देखिए, एवरी गैरेज इज अ पार्किंग एरिया, मतलब हर गैरेज में कार पार्क होती है। हर गैरेज में होती तो कार ही पार्क है ना यार, ऑफिस तो बनाते नहीं हम। तो हर गैरेज में कार पार्क होती है, लेकिन हर जगह जहाँ कार पार्क होती है वो गैरेज नहीं माना जाएगा, क्लियर है। ये तो एक जनरल लैंग्वेज होगा कि हर गैरेज में कार पार्क होती है, लेकिन हर जगह जहाँ कार पार्क होती है वो गैरेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि गैरेज के कुछ स्पेसिफिकेशंस है। ऊपर छत होना, 3 तरफ दीवार होना, एक तरफ से गाड़ी अंदर करके शटर डाउन कर देना या जो भी गेट है बंद कर देना। और सबसे बड़ी बात है, वो प्रॉपर्टी का पार्ट है आपकी, वो ईजमेंट का पार्ट नहीं है। तो आप उसे सेल करेंगे तो कल को आपको उसके भी पैसे मिलेंगे, राइट बच्चे। अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेवलपर है, वो आपको गैरेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे ले सकता है, लेकिन पार्किंग प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिया में रियल एस्टेट डेवलपर्स लेते हैं जो एक्चुअली में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, राइट। समझ आ गई बच्चे केस स्टडी। अब देखिए बेटा, हम आते हैं केस स्टडी नंबर 6 पे। ये क्या कह रहा है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रोजेक्ट अंडर द नेम ऑफ बजट हाउसिंग। ठीक है जी, डीडीए ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा बजट हाउसिंग। ओके जी, डीडीए के फ्लैट्स के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा। फिर पर्चियां निकाली जाती है, जिनका उन पर्ची या लॉटरी सिस्टम में नाम आता है उन्हें वो जगह अलॉट हो जाती है। The home buyer were to be chosen by lottery system, सेम बात यहाँ लिखी हुई है। The project was neither completed nor delivered on time, ना complete हुआ ना possession मिला। The home buyer filed an application against DDA with RERA, मतलब जो home buyer था, जो बेचारे ने पैसे दिए थे, जिसका लॉटरी में होता क्या है, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 50 लाख का फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है, 2-2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करा के आपको अपना एप्लीकेशन डालनी होती है। मान लो फ्लैट है 1000, एप्लीकेशन आ गई 1 लाख, तो लॉटरी सिस्टम से जिसका नाम आएगा उसको फ्लैट, उसके पैसे एक्सेप्ट होते हैं, बाकी सबके रिफंड हो जाते हैं। फिर बाकी पेमेंट आपको धीरे धीरे देनी पड़ती है। और फाइनली हमने पूरी पेमेंट दे दी पर हमें अलॉटमेंट नहीं हुई, तो जो बायर है वो गया रेरा के पास, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, कि मुझे डीडीए ने टाइमली फ्लैट नहीं दिया। जबकि रेरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि ये डीडीए है, ये सरकारी अथॉरिटी है, ये प्रमोटर थोड़ी है जो मुंह उठा के आ गए हो। मतलब रेरा ने इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। कहता है बताओ क्या ये रिजेक्शन वैलिड है। अब देखो बात बड़ी सिंपल सी है, सुनिएगा। सबसे पहले कह रहा है क्या ये रिजेक्शन वैलिड है, मैं इसमें क्या बोलूंगा, देखिए मैं बोलूंगा सर डीडीए जो है ये प्रमोटर की डेफिनेशन में आता है, और क्योंकि डीडीए प्रमोटर की डेफिनेशन में आता है तो हम प्रमोटर के अगेंस्ट रेरा के पास जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा एक्शन सही था, रेरा ने गलत किया। तो जब रेरा ने गलत किया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम रीट पे, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अपील फाइल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर हम बात करें बायर की, बायर रेरा के पास गया, रेरा ने मना कर दिया, तो वो रीट के पास जा सकता है विद इन 60 डेज प्लस सफिशिएंट कॉज। अगर 60 दिन में नहीं जा पाया, जेन्युइन रीजन है, तो लेट भी जा सकता है, रीट उसे एंटरटेन कर सकता है अगर उसका रीजन जेन्युइन है। अच्छा मजे की बात बताता हूँ, रीट भी 60 डेज के अंदर अंदर मेरी अपील को डिस्पोज ऑफ कर देगा, मेरे फेवर में या मेरे अगेंस्ट में। फेवर में किया मैं खुश हूं, अगर अगेंस्ट में किया तो मैं रीट के अगेंस्ट भी
हाई कोर्ट में जा सकता हूं विद इन 60 डेज प्लस सफिशिएंट कॉज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि मैं रेरा के अगेंस्ट रीट के पास जाऊंगा विद इन 60 डेज प्लस सफिशिएंट कॉज। रीट अगले जिस दिन मैं गया, मैं 60 दिनों में जा सकता हूं, जिस दिन मैं गया वहां से 60 डेज में रीट मेरे केस को रिजॉल्व कर देगा, चाहे मेरे फेवर में अगेंस्ट फेवर में करता है वेरी गुड, अगेंस्ट करता है तो मैं वहां से 60 डेज प्लस सफिशिएंट कॉज में हाई कोर्ट में मूव ऑन कर जाऊंगा। तो मतलब ये क्या रिजेक्शन वैलिड है रेरा का? नहीं जी नहीं, रिजेक्शन तो इनवैलिड है, रेरा ने गलत किया मेरे साथ। कहता है ऑल्सो स्टेट दी रेमेडी। रेमेडी क्या है? पहले रेरा के अगेंस्ट रीट के पास अपील फाइल करूंगा, और अगर रीट भी मेरे अगेंस्ट आता है तो रीट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दूंगा। दोनों में टाइम पीरियड सेम है, 60 डेज प्लस सफिशिएंट कॉज। आपको पता है 60 डेज टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अगर 60 डेज में नहीं जा पाया, चोट लग गई, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो जेन्युइन केस पे 60 डेज के बाद भी हमारी अपील को या हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। राइट बच्चे, क्लियर है? अब देखिए बेटा हम केस स्टडी 7 पे आ रहे हैं। अमन दी प्रैक्टिसिंग सीएस, practicing CS in seminar conducted by ICSI contended that there is a vital role to be played by CS under RERA। एक्चुअली आपको पता होगा ICSI जो है वो एवरी मंथ, ICSI में आपको पता है NIRC, WIRC, EIRC, SIRC ये सब आते हैं, नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न, राइट। हर महीने ये सेमिनार कंडक्ट करते हैं, हर मंथ का, एवरी मंथ का जो लास्ट सैटरडे होता है वो सेमिनार होता है, और उस सेमिनार में सीएस जो प्रोफेशनल्स होते हैं मेरी तरह थोड़े और सीनियर्स, उनको बुलाया जाता है। वो एज अ स्पीकर हमें नॉलेज अपनी शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें एनलाइटन करते हैं लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो ऐसे ही कहता है अमन नाम का एक पीसीएस है, उसको सेमिनार पे एज अ स्पीकर बुलाया और उसने कहा कि आजकल सीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अंडर रेरा। कहता जी क्या आप इनकी बात से अग्री करते हो, बताइए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो रोल ऑफ सीएस अंडर दिस एक्ट की बात कर रहा है। क्या सीएस का कोई रोल है? सुनिए, रेरा के पास जाना हो, रीट के पास जाना हो, हाई कोर्ट में जाना हो, अभी हमने पढ़ा था अपील, आपने रेरा के पास कंप्लेंट लेके गए, रेरा के अगेंस्ट रीट के पास अपील करी, रीट के अगेंस्ट आपने हाई कोर्ट में करी। कहते जी आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो सीएस एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपका केस आगे प्रेजेंट कर सकता है। तो ये तो हो गया एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ रेरा, रीट और हाई कोर्ट। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है वो बनाने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, आपको पता होगा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसको जैसे जो रियल एस्टेट डेवलपर है वो जब प्रोजेक्ट बनाएगा, जब शुरू होगा प्रोजेक्ट तो लोगों के पैसे आएंगे, फिलहाल तो जमीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस कैसे आए, टैक्सेशन एस्पेक्ट कैसे होंगे, जो पूरी की पूरी उसकी कॉस्ट शीट वगैरह बनेगी वो कैसे बनेगी। तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, लीगल कंप्लाइंसेस, इन सब में भी वो हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी वो काम कर सकता है। देखिए बेटा ध्यान से, क्या यही वाली चीज यहाँ लिखी है? देखिए सर बिल्कुल लिखी हुई है, देखिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव रेरा, रीट, कंपीटेंट अथॉरिटी या हाई कोर्ट्स के पास जाएगा वो, ये बात तो मैंने आपको बता दी, राइट। हाई कोर्ट वगैरह के बाद भी वो रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो आपको रजिस्ट्रेशन करानी हो, फंडिंग ऑप्शन, टैक्सेशन, लीगल या प्रमोटर के क्या फंक्शंस, ड्यूटीज है प्रमोटर परफॉर्म कर रहा है, यदि उससे रिलेटेड अगर उसे जानना हो तो ये सारी की सारी चीजों में वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीएस। इन शॉर्ट हमारे मॉड्यूल की जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर जवाब मिलेगा कि सीएस से ज्यादा कैलिब्रेट बंदा इस धरती पे कोई नहीं है। रेरा में अगर कोई बंदा है जिसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो वो सिर्फ सीएस है। खैर जोक्स अपार्ट, बट यस रोल ऑफ सीएस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है, राइट। अब देखिए बेटा हम आते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 8 पे। ये क्या कह रहा है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑन हिज स्पीच, ऑन नहीं इन हिज स्पीच गिवन ऑन 15 अगस्त 2019। मिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं पर स्पीच दे रहे थे 2019 में 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे। स्टेटेड दैट रियल एस्टेट सेक्टोरल रेगुलेटर रेरा हैज सिंसियरली बीन वर्किंग अपॉन द प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया। What according to you are the possible functions of RERA for the promotion? अब आप देखिएगा बड़े ध्यान से, जब आप बात करते हैं रेरा की
तो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ रेरा, तो बेटा ये अलग है, और अगर आता है फंक्शंस ऑफ रेरा फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, ये अलग है। आई रिपीट, नॉर्मल आता है फंक्शंस ऑफ रेरा तो वो अलग है, और फंक्शंस ऑफ रेरा फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर बेटा ये अलग है। तो मेक श्योर के दो अलग अलग बातें हैं। क्लियर है बच्चे ये बात? सर ये जो दो अलग अलग बातें हैं, इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, ये देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जो मेरे नोट्स में है, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी मतलब रेरा, और 18 देखिए फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। इन शॉर्ट अगर हम बात करना चाहें तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर प्रमोशन के जो फंक्शंस हैं वो अलग दे रखे हैं। देखिए क्या फंक्शंस है मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, कोई भी प्रोजेक्ट का प्रमोटर भाग ना जाए, रियल एस्टेट एजेंट झूठ ना बोले, अलॉटी झूठी कंप्लेंट्स ना लेके आए, रियल एस्टेट में जितनी भी कंप्लेंट्स है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाए, आईबीसी में जितने केसेस जा रहे हैं रियल एस्टेट कंपनीज के वो कम हो जाए, यही सब तो रेरा का मेन ऑब्जेक्टिव है यार। तो देखिए प्रोटेक्शन करना प्रमोटर की, अलॉटी की और एजेंट की, राइट, ग्रेवियंस सेटलमेंट सिस्टम देना, कंप्लेंट्स के लिए सिस्टम देना, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना, सोलर प्लांट वगैरह लगाना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, प्रोजेक्ट्स की, अच्छा एक मिनट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए आपको पता है जैसे शेयर्स की क्रेडिट रेटिंग होती है, हमें पता चलता है कौन सा शेयर खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, मूवी की क्रेडिट रेटिंग होती है, स्टार रेटिंग, मूवी देखने जाना अच्छी है बेकार है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की भी रेटिंग होती है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, डेवलपर्स की रेटिंग होती है DA1 से DA5 तक, और प्रोजेक्ट्स की रेटिंग होती है PA1 से PA5 तक। DA1 मतलब सबसे अच्छी रेटिंग का प्रोजेक्ट है, DA2 उससे कम है, DA3, तो DA1 टू DA5 स्केल होता है, PA1 टू PA5 भी स्केल होता है। DA1 होता है, DA होता है डेवलपर का और PA होता है प्रोजेक्ट का। इसका मतलब क्या हुआ, एक डेवलपर है फॉर एग्जांपल ATS, अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में ATS विलेज या टाटा हाउसिंग, ये एक डेवलपर हो गया, टाटा के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एज अ डेवलपर आपको अलग रेटिंग दी जाती है और एज अ प्रोजेक्ट अलग रेटिंग दी जाती है। तो कहता है वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स की, हमें तो प्रोजेक्ट से मतलब है, हमें डेवलपर से क्या मतलब है, राइट। तो कहता है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फोकस किया रेरा ने। इसके बाद कहता है कि पहले क्या होता था, आपको बहुत सारी जगह पे ना जो एक प्रोजेक्ट का डेवलपर होता था, प्रमोटर होता था, उसे बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते थे। अब कहता है वो सारे अप्रूवल उसे एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो पहले कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट डिले होने का रीजन ये था कि प्रोजेक्ट डिले क्यों है, प्रोजेक्ट धीरे धीरे चल रहा है, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आया, अप्रूवल क्यों नहीं आया, 6 अलग अलग जगह से लेना। अब कहता है गवर्नमेंट ने भी एक ही जगह से सारे अप्रूवल देना स्टार्ट कर दिए, गवर्नमेंट ने भी सिमेट्री कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, सिंगल विंडो मैकेनिज्म कर दिया, ताकि डेवलपर जो है, जो प्रमोटर है, उसे टाइमली अप्रूवल्स मिले और वो टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, अप्रूवल नहीं आया फिर भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, कल को तोड़ देंगे आके सरकार, अप्रूवल तो मिला नहीं आपको। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, टाइमली अप्रूवल मिले ताकि वो टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिलीवर कर सके। और यहाँ कह रहा है डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये एक अच्छी चीज है बेटा। लैंड रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, सुनिएगा, बहुत कम स्टेट्स ऐसी है जैसे ओडिशा हो गई, कर्नाटका हो गया, जहां पर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया है। इसका मतलब ये कि अगर दिल्ली की हम बात करते हैं, आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी, अब या मान लो मैंने आपसे घर खरीदना है, तो घर आपके नाम पे है कि नहीं है, मैं आपसे रजिस्ट्री की कॉपी लूंगा, मुझे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में फिजिकली जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे धीरे धीरे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। तो कहता है रेरा की एक ये भी ड्यूटी है कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कम से कम उनका सारा डिजिटल रिकॉर्ड्स हो। जो पुराने घर बने हुए हैं, जो हम लोगों के आपके घर है, उसको तो धीरे धीरे गवर्नमेंट डिजिटलाइज करा ही लेगी, वो एमसीडी का काम है। लेकिन जो नई प्रॉपर्टीज या नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसका डे 1 से ही डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। ये भी किसका फंक्शन है, या ये भी किसकी ड्यूटी है, कहता है जी ये भी रेरा के अंदर ही आता है, राइट बच्चे। तो ऑल दीज आर दी फंक्शंस ऑफ रेरा फॉर द प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 9, द बिल्डर बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एट द लैंड एरिया ऑफ 350 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। एक बिल्डर है, वो 350 स्क्वायर मीटर का उसने एक प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट पे कहता है वो 6 अपार्टमेंट्स बना रहा है, ठीक है जी, उसमें वो 6 अपार्टमेंट्स बना रहा है। लोगों ने, जो पड़ोसी हैं आसपास के पीपल ऑफ द कम्युनिटी, उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी रेरा में कि इसने अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं कराया। आपको पता होना चाहिए कि रेरा के पास रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है हर प्रोजेक्ट की, बिना रेरा की रजिस्ट्रेशन के वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया जा सकता।
तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी कि ये 350 स्क्वायर मीटर की जगह इसने लैंड एरिया लिया, वहां 6 अपार्टमेंट बना रहा है और अप्रूवल ही नहीं लिया। तो कहता है जी बताओ क्या ये कंप्लेंट वैलिड है? ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट साइज है छोटा साइज है और छोटे साइजेस को रेरा ने एग्जाम किया हुआ है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा घर होता है बेटा, हमारे घर के आसपास आपको पता होगा एक बिल्डर मेड फ्लोर होते हैं। आजकल क्या होता है, बिल्डर छोटा सा एक प्लॉट लेता है 200 250 300 गज का, उसमें वो अपने हिसाब से फ्लोर बना देता है, लिफ्ट लगा देता है, राइट। तो कहता है वो सारे के सारे जो है वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। क्यों? सुनिए, कहता है जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से इक्वल या कम एरिया हो, ठीक है जी, या 8 अपार्टमेंट से कम या इक्वल हो, मतलब 8 अपार्टमेंट से ज्यादा भी ना हो एंड 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा भी ना हो, तो उस प्रोजेक्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है। अब इसकी बात करें तो इसका लैंड एरिया भी कम है, और साथ में अगर हम लैंड एरिया के साथ साथ बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स है वो भी कम है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस जो है वो लिमिट के अंदर है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एग्जेम्प्टेड है। देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये देखिए लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 8 से ज्यादा नहीं है। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ब्रेक होती तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। तो आस पड़ोसियों ने जो जाके कंप्लेंट करी है वो वैलिड नहीं है, राइट जी। क्लियर है बच्चे सबको? अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 10 क्या बोलती है। मिस्टर रेहांश द प्रोस्पेक्टिव होम बायर वाइल रिसर्चिंग फॉर सुटेबल होम, ठीक है जी, होम लेना चाह रहा था, बेचारा घर खरीदना चाह रहा था अपना मिस्टर रेहांश। He came across an advertisement relating to SKG Home Society, Housing Society Private Limited, ठीक है जी, हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वहां पर लिखा था 20% पैसा देकर अपना घर बुक कराइए, 20%, ओनली 20% डाउन पेमेंट, 20% देके अपना घर बुक कराइए, और वो भी 20% कब देना है? बिफोर साइनिंग एन अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट साइन करने से पहले 20% दीजिए और फिर आप अपना अग्रीमेंट साइन कर लीजिए। अब कहते हैं जी रेहांश जो है उसने घर खरीदना है 60 लाख रुपए का, वो 60 लाख रुपीज का, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 60 लाख रुपए का घर वो खरीदना चाहता है। कंपनी कह रही है सिर्फ 12 लाख देके अपना घर बुक कराओ और अग्रीमेंट से इमीडिएट पहले आप पेमेंट पे करो। अब कहता है बताइए जी क्या ये कंपनी की एडवर्टीजमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? पहली बात, जब भी कोई बंदा घर की बुकिंग करा रहा है कोई नए प्रोजेक्ट में, तो 10% से ज्यादा एडवांस नहीं होगा। मतलब कंपनी 60 लाख का 20% बोल रही है, 10% से ज्यादा एडवांस नहीं लेगी, और दूसरी बात वो भी एडवांस लेगी अग्रीमेंट के बाद। तो दो रूल्स हैं, दोनों वायलेट हो रहे हैं। आप 10% का 20% मांग रहे हो, और वो भी मांग रहे हो आप बिफोर साइनिंग द अग्रीमेंट। जबकि यहाँ पर देखिए लॉ में क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है मैक्सिमम 10% ऑफ द प्राइस टू बी रिसीव्ड एज एडवांस, और वो भी एडवांस कब? कहता है नो डिपॉजिट और एडवांस टू बी टेकन बाय प्रमोटर विदाउट एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट। इसका मतलब पहले अग्रीमेंट होगा फिर मैं बयाना दूंगा आपको। आप एक तो 10 का 20% मांग रहे हो, 6 लाख का 12 लाख मांग रहे हो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और वो भी कह रहे हो पहले देना जी ना, पहले अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट साइन करते ही मैं आपको चेक भी दूंगा। क्लियर है बच्चे ये बात? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस केस स्टडी में हम बात करते हैं तो जो एडवर्टीजमेंट है वो गलत है। एडवर्टीजमेंट जो है वो एज पर लॉ नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेरा 2016, राइट। अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 11, द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ लोटस जिंग। लोटस जिंग एक्चुअली क्या है? 3Cs नाम की कंपनी है। इसने नोएडा के सेक्टर 168 में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोटस जिंग। इस लोटस जिंग के अंदर मैंने भी एक फ्लैट बुक कराया था 2013 में, इन्होंने पोजेशन देना था 2016 में, अभी 2019 एंड आ गया, अभी तक तो इन्होंने पोजेशन दिया नहीं है, लेट चल रहा है, बहुत डिले चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेवलपर है उसके हाथ खड़े हुए हैं। ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी जो डेवलपर होता है ना, हमारा जो प्रमोटर होता है, वो किसी और अच्छी कंपनी को बोलता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लो और आप जो है इतना मैं आपको पैसा दे दूंगा और बाकी पैसा आप लोगों से ले लेना एंड ऑल दैट। सुनिए, तो मतलब ये जो 3Cs है ये डिले चल रहा है। करंट प्रमोटर कौन है? लोटस जिंग का 3Cs कंपनी, ये कंपनी का नाम है और ये प्रोजेक्ट का नाम है। वो विलिंग है टू ट्रांसफर इट टू अदर डेवलपर। मान लो फॉर एग्जांपल ये किसी और डेवलपर को DLF को प्रोजेक्ट आगे सौंपना चाह रहा है। एडवाइस हिम, प्रमोटर को एडवाइस करो 3Cs के प्रमोटर को कि उसे क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी कि वो अपना प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर को या प्रमोटर को दे दे। सुनिएगा, कहता है सर आपको 2/3 अलॉटीज का अप्रूवल लेना होता है।
तो मान लो कि 3Cs की अगर मैं बात करता हूँ, 3Cs के अंदर 900 फ्लैट है, तो वो जो 900 फ्लैट है उन 900 फ्लैट्स का 2/3 हम करेंगे तो इट विल कम आउट टू 600 फ्लैट्स। तो 600 अलॉटीज का, 600 होम बायर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, प्लस कहता है रेरा की रिटर्न कंसेंट चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें होती है, इसका मतलब रेगुलेटर की भी कंसेंट चाहिए, होम बायर्स की भी कंसेंट चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होती है तो ही आप अपना प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर को ट्रांसफर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमने तो आपकी गुडविल पे लिया था, अब आप किसी और को दे रहे हो, गलत है ना यार ये। तो कहता है अगर हमें दिक्कत नहीं है, अगर अलॉटी होम बायर को दिक्कत नहीं है, देखो रेरा अप्रूवल कब देगा, जब होम बायर हाँ कर देंगे, सिंपल सी बात है। रेरा क्या है, रेगुलेटर है, जब होम बायर्स अप्रूव करें तो रेरा भी अप्रूव कर देगा। तो पहले आप होम बायर्स का अप्रूवल लो, ये जी मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये रीजन है, मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, वो उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उससे पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है वो भी। अगर वो अलॉटीज को, प्रमोटर अलॉटीज को कन्विंस कर पाता है, अलॉटीज का अप्रूवल ले लेता है, तो रेरा भी अप्रूवल दे देगा। देखिए बेटा ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है हमने, ये देखिए। मैंने ना एक्चुअली क्या है, एक जमाना होता था जब पैसे खास होते नहीं थे, नया नया जमाना शुरू किया था या इतना एक्यूमुलेट नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, और इन 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, या मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। उस जमाने में क्या था, इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास कि मैं 2 करोड़ रुपए का फ्लैट एकदम जाके ले लूँ। तब ये था कि हाँ यार, हर कोई कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले लेते हैं कंपनी का, 3-4 साल में बनेगा, धीरे धीरे पेमेंट जाती रहेगी। तब मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए थे, एक था अर्थ इंफ्रा, एक था लोटस जिंक, दोनों ही डूब गए। खैर अभी केसेस चल रहे हैं, देखो क्या होगा। मोरल ऑफ द स्टोरीज, अर्थ इंफ्रा ने भी ऐसे ही किया था, गुड़गांव की कंपनी, सॉरी नोएडा की कंपनी थी, वो भी जो थी ग्रेटर नोएडा बेस्ड थी। उसने अपना चलता हुआ प्रोजेक्ट गौर सिटी करके एक बिल्डर है, उसको ट्रांसफर कर दिया था। तो देखिए मैंने वही एग्जांपल यहाँ दिया है, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर। अर्थ इंफ्रा ने जब गौर इंफ्रा को ट्रांसफर किया था तो 2/3 अलॉटीज का अप्रूवल लिया था एंड प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ रेरा लिया था, उसके बाद ही वो ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है बच्चे? अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 12, ये कह रहा है द प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्टेड वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट इन द ईयर 2016। ठीक है जी, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रमोटर था, उसने एक नया प्रोजेक्ट 2016 में स्टार्ट किया और बोला 2019 के एंड ऑफ कैलेंडर ईयर में, मतलब नवंबर दिसंबर दिवाली के आसपास में आपको प्रोजेक्ट, अपना जो नया घर है आपका, वो मैं दे दूंगा आपको 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ डिलीवरिंग पोजेशन। मतलब अभी सब कुछ फाइनल स्टेज पे था, पोजेशन से 3 महीने पहले अर्थक्वेक आया और कहता है सारे टावर गिर गए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर जो आपकी नींव खोदी जाती है, वो कितने रेक्टर पे अर्थक्वेक आएगा, क्या होगा, वो सब देखा जाता है। बट फिर बहुत जबरदस्त खतरनाक अर्थक्वेक आया, सारी बिल्डिंग्स गिर गई। कहता है एग्जामिन करो कितना लॉस जो है वो प्रमोटर बियर करेगा और कितना होम बायर्स बियर करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है, अभी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है तो उसकी इंश्योरेंस ली जाती है प्रोजेक्ट की, और जो इंश्योरेंस ली जाती है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी होता है, वो प्रीमियम प्रमोटर इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। हालांकि उसका अमाउंट हमारे ही प्राइस में से निकाला जाता है, वो इंक्लूसिव ऑफ प्राइस होता है, बट स्टिल इंश्योरेंस कराई जाती है, ताकि अगर कल को कुछ हो जाए तो प्रमोटर तो बेचारा मर जाएगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हम लोगों को कॉम्पनसेशन देगी। ठीक है, हाँ जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो गया, हमें प्रमोटर ने डिलीवर कर दिया, उसके बाद क्या होता है, हम जो लोग हैं, हमारे 500 700 1000 जो भी फ्लैट ओनर्स हैं, हम सबके एक एसोसिएशन बनती है। फिर वो एसोसिएशन के इलेक्शन वगैरह होते हैं, सेक्रेटरी और वो सब बनता है। कभी आपने देखा होगा एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर वो मास्टर भिड़े एक मम्मी सेक्रेटरी, अगर आपने देखा हो तो वो हाउसिंग सोसाइटीज के सेक्रेटरी होते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू होता है, राइट। वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाउ माय पॉइंट इज कि जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता तब तक इंश्योरेंस का प्रीमियम देना, इंश्योरेंस कराना किसकी ड्यूटी है, प्रमोटर की। जिस दिन डिलीवर हो जाता है उसके बाद सारी चीजें किसके पास चली जाती है, एसोसिएशन की। तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उसकी ड्यूटी थी इंश्योरेंस कराना, मतलब उसने इंश्योरेंस करानी थी, उसने हमें पैसे देने थे। और अगर आप मान लो उसने इंश्योरेंस नहीं कराई तो सारे के सारे पैसे प्रमोटर देगा, क्योंकि जब तक हमें पोजेशन नहीं मिला तब तक हमें ओनरशिप राइट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए प्रमोटर जो है, मान लो 200 फ्लैट से एग्जांपल में, पहले प्रमोटर प्रीमियम पे करेगा बेटा, देखिए। उसके बाद कहता है जब फ्लैट सबके सेल हो गए, अलॉटीज की एक एसोसिएशन बन गई, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसको हैंड ओवर हो जाएंगे, एसोसिएशन को। लेकिन ये कब होंगे, जब सब कुछ ओके हो गया, पोजेशन मिल गया। उससे पहले तक तो इंश्योरेंस या उस बिल्डिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की है। तो ये प्रमोटर की ड्यूटी थी कि वो इंश्योरेंस करा के रखे। अगर उसने इंश्योरेंस करा रखी है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, नहीं करा रखी है तो 100% जो कॉस्ट है वो प्रमोटर को अपनी आउट ऑफ पॉकेट पे करनी पड़ेगी। ठीक है,
आई होप हम लोगों को ये वाली केस स्टडी क्लियर हो गई कि प्रमोटर पहले इंश्योरेंस कराएगा, उसके बाद क्या होगा, जब डिलीवर हो जाएगा तो इंश्योरेंस एसोसिएशन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, फिर प्रीमियम हम दिया करेंगे। लेकिन कहता है जब तक डिलीवरी नहीं हुई, प्री डिलीवरी ऑफ या प्री प्रोवाइडिंग ऑफ पोजेशन सारी ड्यूटी प्रमोटर की है। अगर उसने नहीं कराया तो कल को कुछ हो गया तो लॉस भी प्रमोटर ही बेयर करेगा। इसमें होम बायर जो प्रोपोर्शन वाली बात है गलत है, होम बायर कुछ भी बेयर नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 13 क्या कह रहा है, यू बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है जी, आप रियल एस्टेट एजेंट हो, इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक द प्रोस्पेक्टिव बायर अवेयर अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, मतलब ये कि आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आप क्या कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट डेवलपर के बिहाफ पे फ्लैट बेच रहे हो, तब आप फ्लैट बेच रहे हो तो कहता है जो अलॉटी है जिसको आप बिकवा रहे हो फ्लैट, कहता है वो जो अलॉटी है उसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। कहता है जी आप बताओ स्टेट सच राइट्स एंड ड्यूटीज, अलॉटी के क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे। यार बात बड़ी सिंपल सी है। पहला राइट, आपका राइट है कि आप ये देखो कि जो बोला था क्या वही मिल रहा है, मैच कर रहा है प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट से, वही क्वालिटी मिल रही है। जो पेमेंट का स्केड्यूल है वो तभी पैसे मांग रहे हैं, उससे पहले तो नहीं मांग रहे हैं। जो टाइमली पोजेशन है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं अगर टाइमली पोजेशन तो क्या लेट की जो भी पेनल्टी है वो पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है आपके फेवर में हो रही है कि नहीं, ये सब आपके राइट्स है। ड्यूटीज जब वो देखो, उनका राइट, आपका राइट है कि वो पहले पैसे ना मांगे, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि जब ड्यू डेट पे पैसे मांगे तो आप दो, ड्यू डेट पे पैसे दो, राइट। आप जो एज पर अग्रीमेंट जो लिखा है आप उसे कंप्लाई करो, जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है अदर उसे पूरा करो। टाइमली रजिस्ट्री, अब होता क्या, मान लो 900 फ्लैट है, वो 9 दिन बुलाते हैं जी, आज 100 बायर आइए, आज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है, कल अगले 100 आइए जाना है, तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए बुला रहे हैं उस दिन आप जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस एक्ट के अंदर साफ साफ राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे गए हैं बेटा, ये देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, राइट। देखिए ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है, सेम यही क्वेश्चन था, कह रहा है जी आप बताते हो यू विल मेक इट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक द प्रोस्पेक्टिव बायर अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज, आप बायर को बताते हो उसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, तो स्टेट सच राइट्स एंड ड्यूटीज, किसके, बायर के या अलॉटी के, राइट। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 4, मिस्टर युवनी, साउथ इंडियन नाम है, मिस्टर युवनी इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ रेरा, वेरी गुड, हिज करंट एज इज 62, बाय व्हाट टाइम ही कैन कंटिन्यू एज अ चेयरपर्सन। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है, कॉम्पोजिशन ऑफ रेरा। इतना हमें पता है कि सर अगर कोई चेयरपर्सन बनता है तो पहली बात तो चेयरपर्सन बनने के लिए उसे कम से कम 20 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में, प्लस 5 इयर्स के लिए वो बनता है, 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और 65 की एज, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब अगर वो 62 की एज में अपॉइंट हो रहा है तो 62 प्लस 5 67 या 65, अर्लियर क्या है 65, तो 65 आते ही वो बाहर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और कहता है विल इट मेक एनी डिफरेंस टू योर आंसर इफ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर, अगर मेंबर अपॉइंट होना है तो भैया मेंबर के लिए भी एज तो वही है 5 या 65, व्हिचएवर इज अर्लियर, चाहे मेंबर हो चाहे चेयरपर्सन हो, प्रोविजन ये है बेटा 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और 65, बस फर्क है चेयरपर्सन बनने के लिए 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मेंबर बनने के लिए 15 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। अगर हम ध्यान से देखेंगे इधर, ये देखिए, चाहे आप इधर देखिए बेटा, चाहे आप बने चेयरपर्सन चाहे आप बने मेंबर, दोनों में 5 और 65, 5 और 65, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जो एज है वो दोनों की सेम है, टेन्योर जो है वो दोनों का सेम है। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा केस स्टडी नंबर 15, मिस्टर जतिन यादव द करंट चेयरपर्सन ऑफ रेरा ऑफ यूपी। आपको ये बताना कि रेरा जो है वो हर स्टेट में होता है, राइट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हर स्टेट के अंदर होती है, ये आरबीआई या सेबी की तरह एक नहीं है, हर स्टेट में रेरा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। रेरा ऑफ यूपी हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर इंक्वायरी, जो चेयरपर्सन है उसको रिमूव कर दिया। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन। अब देखो चेयरपर्सन को कब रिमूव किया जाता है, चेयरपर्सन को रिमूव किया जाता है जब वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, या चेयरपर्सन को रिमूव किया जाता है जब वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो, या उसने कोई फाइनेंशियल गलत ट्रांजैक्शन कर दी हो, या वो प्रीजुडिशियली डेट्रीमेंटल हार्मफुल तरीके से एक्ट कर रहा हो, लेकिन उसे रिमूव करने से पहले शो कॉज नोटिस दी जाता है, राइट। अगर आपको रिमूवल याद हो बेटा तो रिमूवल 5 ग्राउंड्स पे होता है, 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं चेयरपर्सन या मेंबर को निकालने के, राइट। इन 5 ग्राउंड्स में से अब आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
कहता है जी रिमूव आफ्टर द इंक्वायरी बीइंग कंडक्टेड बाय जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब ये चीज सुनिएगा बेटा ध्यान से, जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये जो 5 ग्राउंड्स है ना, इसमें से 3 ग्राउंड्स अलग किए गए हैं, 2 ग्राउंड्स अलग किए गए हैं। अगर आपको याद हो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, नहीं भी याद है तो मैं अभी दिखाऊंगा। जो नीचे के 2 ग्राउंड्स है ना, इसमें कहता है कि जज जो है वो इंक्वायरी करेगा, उसके बाद ही रिमूव करेगा। पहले जज इंक्वायरी करेगा, उसके बाद ही रिमूव करेगा, नहीं तो पहले जज इंक्वायरी करेगा, फिर सीजी को बताएगा, फिर रिमूवल होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंक्वायरी करी गई है, उसके बाद हटाया गया। इसका मतलब ये है कि किस, कहता है व्हाट कैन बी द पॉसिबल ग्राउंड्स। तो हमें सिर्फ ये वाले 2 ग्राउंड लिखने हैं बेटा, याद रखिएगा। हमें ये लिखना है कि वैसे तो 5 ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन जज निकाल सकता है नीचे वाले 2, जज इंक्वायरी करता है नीचे वाले 2 ग्राउंड्स में। तो अगर यहाँ पर जज वाली बात है, इसका मतलब है कि नीचे वाले ही 2 ग्राउंड्स होंगे। ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये देखिए सर, अगर आपका इधर देखिए बेटा, अगर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर आपने कोई इमोरल काम किया है, अगर आप फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हो, तो इसमें तो कहता है जज को कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इंसॉल्वेंट हुए तो भी कोर्ट ने डिक्लेयर किया होगा, इमोरल हो इसका मतलब कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और अगर फिजिकली आप चैलेंज हो, एक्सीडेंट हो गया तो भी दिख ही रहा है। लेकिन कहता है हाँ, आप हार्मफुली प्री जुडिशियली एक्ट कर रहे हो हार्मफुली, या आपका कोई और फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट आ गया है, पता चले कि आप रेरा में बैठ के सिर्फ एक ही डेवलपर के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रहे हो क्योंकि वो आपके दामाद की कंपनी है। तो कहता है अगर ऐसा कुछ है, ये देखो नीचे वाले 2 केसेस में देखो, मैंने यहाँ स्पेशली एरो बना रखा है, पढ़ाते हुए भी मैंने इसको हाईलाइट किया था। इंक्वायरी बाय जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बी घट दी जाएगी। इसका मतलब ये जो इंक्वायरी है ये लास्ट 2 केसेस में होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो हम बोलेंगे जरूर कि 5 ग्राउंड्स होते हैं रिमूवल के, लेकिन क्योंकि इस केस में इंक्वायरी की गई थी, इसका मतलब लास्ट के ही 2 ग्राउंड्स होंगे जिसके बेसिस, पॉसिबल ग्राउंड्स होंगे जिसके बेसिस पे इन्हें रिमूव किया गया होगा। आई होप आई एम एबल टू मेक माय पॉइंट क्लियर कि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन में या अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस में 5 प्रोविजंस, लेकिन हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि यही 2 केसेस है जहां पर जज इंक्वायरी करता है तब सीजी रिमूव करती है। इसका मतलब इनको इंक्वायरी के बाद रिमूव किया गया, तो यही 2 पॉइंट्स होने चाहिए। राइट बच्चे, अब देखिए बेटा हमारे केस स्टडी नंबर 16 पे, ये हमारी फाइनल केस स्टडी है इस चैप्टर की। इसके बाद यहाँ पर रेरा की सारी केस स्टडीज कंप्लीट हो जाती है। देखिए बेटा ये क्या कह रहा है, मिस्टर मयंक हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द डेजिग्नेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ रेरा ऑन 31 जुलाई 2019। ठीक है जी, 31 जुलाई 2019 को चेयरपर्सन जो है उसका टेन्योर खत्म हो गया, वो रिटायर हो गए। ठीक है, एंड हैज बीन ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन 1 जून 2020 को, मतलब अगले साल। ठीक है जी, 11 महीने के बाद 1 जून 2020 को उनको एक जॉब ऑफर हुई। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हुई ये नहीं बताया, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, कुछ नहीं बताया। देखिए, while being the chairperson of RERA, Mr. Mayank has awarded the matter to such an organization। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर आई उस ऑर्गेनाइजेशन का केस इन्होंने हैंडल किया था जब ये रेरा के चेयरपर्सन थे, कोई केस चल रहा होगा तो उन्होंने हैंडल किया था। अब कहता है जी बताइए, और वो पार्टी टू प्रोसीडिंग थी, इसका मतलब ये कि उसमें केस चल रहा था और इन्होंने उसमें उस मैटर में ही वाज द चेयरपर्सन जब जजमेंट इन्होंने दी थी। कैन ही एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको पता हो तो कॉम्पिटिशन एक्ट और रेरा दोनों में ये पॉइंट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। सुनिएगा, कॉम्पिटिशन एक्ट बोलता है जब आप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में थे और जब आप थे तो किसी पार्टी का केस आया था, आपने हैंडल किया था, तो जब आपका रिटायरमेंट हो गया आप 2 सालों तक उस पार्टी, वो जो पार्टी टू प्रोसीडिंग थी कंपनी, 2 सालों तक आप उसमें जॉब नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि जब आप चेयरपर्सन थे या आप सीसीआई के मेंबर थे या रेरा के चेयरपर्सन थे तो आपने उनका गलत तरीके से सपोर्ट किया हो, अब वो आपको एज अ यू कैन से ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं या आपकी और उनकी कोई डील हुई हो। तो कहता है इसीलिए सीसीआई बोलता है जॉब खत्म होने के बाद 2 सालों तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अपना रिटायरमेंट होने के बाद आप 2 सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं लोगे जिनका केस आपने हैंडल किया था। राइट, 2 सालों के बाद ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, रेरा बोलता है परमानेंटली नहीं ले सकते। मतलब जिसका भी केस आपने हैंडल किया था, आप सारी जिंदगी हमेशा के लिए ताउम्र उसके कभी भी आप एम्प्लॉय नहीं बन सकते हो और ना ही आप उसको कोई सर्विसेज दे सकते हो एज अ प्रोफेशनल। चलो मैं एम्प्लॉय नहीं बन सकता, मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दे देता हूँ, एज अ फीस पैसे लेता रहूंगा, आप दोनों ही काम नहीं कर सकते। मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 साल के लिए आपको बैन किया गया, यहाँ परमानेंटली बैन हो जाता है। याद रहेगा बच्चे? हाँ,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो बात अलग, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो बात अलग है, मतलब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कर सकते हो। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पार्टी टू प्रोसीडिंग थी, आप उसमें जॉब कर सकते हो, चाहे आज रिटायर हुए कल कर लो जॉब। लेकिन अगर अदर देन सरकारी है तो आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते। आई रिपीट, कंपटीशन और एरा दोनों को कंपैरेटिवली समझा रहा हूं। दोनों में ही क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब मर्जी जॉब करो, कोई मना ही नहीं है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड पार्टी टू प्रोसीडिंग थी, उसका केस आपके सामने आया था, तो कंपटीशन एक्ट 2 साल का बैन लगाता है और एरा परमानेंटली बैन लगा देता है। तो देखिए, कैन ही एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब? 1 जून को 11 महीने के बाद। नो। विल इट मेक एनी डिफरेंस अगर जॉब 5 अक्टूबर 2021 को ऑफर हुई? अब ये ना बच्चा कंपटीशन याद रखता है, रहरा भूल जाता है। बच्चे को लगता है यार 31 जुलाई को छोड़ा, 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई 1 साल, फिर अगला 2 साल, अक्टूबर में जॉब मिल गया, 2 साल तो हो गए। लेकिन वो 2 साल वाला बैन कहां पे है बेटा? वो बैन है कंपटीशन में। यहाँ तो परमानेंट बैन है, मतलब यहाँ पर भी जॉब नहीं ले सकता। जो पार्टी टू प्रोसीडिंग थी उसमें तो जॉब ले ही नहीं सकता। कहता है अगर ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती तो यस, तब ले सकता था। इसका मतलब फर्स्ट 2 केसेस में नो एंड थर्ड केस में यस। एम आई क्लियर विद दिस? तो बच्चे यहां पर हम लोगों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016 की सारी केस स्टडीज कंप्लीट करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की केस स्टडीज के साथ। टिल देन टेक केयर।